भविष्य की दुनिया में मानव सभ्यता को परमाणु युद्ध ने नष्ट कर दिया और परमाणु विकिरण पूरे क्षेत्र में फैल गया। अंतरिक्ष स्टेशन पर के अंतरिक्ष यात्री मानव सभ्यता की आखिरी आशा बन गए। इसके बाद 12 देशों के स्पेस स्टेशन को जोड़कर आर्क स्पेस स्टेशन बनाया गया। मनुष्य को फिर से पृथ्वी पर रहने के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा। उनके लिए पृथ्वी एक सपना है, अंतरिक्ष ही वास्तविकता है। जब मानवता ने अंतरिक्ष में मुश्किल से जीवित रहते हुए वर्षों बिताए, आर्क स्पेस स्टेशन में समस्या आ गई। बची हुई ऑक्सीजन केवल 3 महीने तक बनाए रख सकती है। मानव सभ्यता का अस्तित्व संकट में है। इसलिए आर्क परिषद ने 100 किशोर अपराधियों को पृथ्वी पर निर्वासित करने का निर्णय लिया, ताकि वे गिनी पिग की तरह पृथ्वी के पर्यावरण का परीक्षण कर सकें और साथ ही साथ अंतरिक्ष स्टेशन के संसाधनों की खपत को कम कर सकें। यह बच्चों के लिए भी एक पुनर्जन्म का अवसर है, क्योंकि आर्क पर चाहे आपने कोई भी अपराध किया हो, आपको मृत्युदंड की सजा दी जाएगी जब तक कि आपकी उम्र 18 वर्ष से कम न हो। उच्च पदाधिकारियों द्वारा सावधानी पूर्वक चयन के बाद लैंडिंग स्थान को विसे पर्वत पर स्थापित किया गया, जो एक परित्यक्त सैन्य बेस है। वहाँ पर्याप्त मात्रा में भोजन जमा है, जो उनकी कम से कम 1 साल तक की जीविका चलाने के लिए पर्याप्त है। यदि पृथ्वी मनुष्यों के रहने के लिए उपयुक्त है तो आर्क और लोगों को भेजेगा। हालांकि लैंडिंग के समय लंबे समय से बिना मरम्मत के लैंडिंग कैप्सूल में खराबी आ गई, जिससे वह निर्धारित मार्ग से भटक गया। उनका आर्क से संपर्क टूट गया। लैंडिंग कैप्सूल के अंदर तुरंत अफरा तफरी मच गई। 2 सदस्य, क्योंकि उन्होंने सुरक्षा बेल्ट नहीं बांधी थी, जमीन पर पहुंचने से पहले ही वे चल बसे। बचे हुए 98 लोग सफलतापूर्वक उतरे। उनके हाथों की जीवन निगरानी कलाईबंद उनके जिंदा होने का एकमात्र सबूत था। जब उन्होंने जहाज के दरवाजे खोले तो हरे भरे पौधे उनकी आंखों के सामने आ गए। चकाचौंध कर देने वाली धूप और ताजी हवा ने, जो कि इस समूह ने आर्क पर पले बड़े थे, उन्हें पहली बार धरती की खूबसूरती का एहसास कराया। लेकिन अंतरिक्ष यान के मार्ग से भटक जाने के कारण उन्हें गलत जगह पर उतारा गया। यहाँ पर भी आईबी की मॉनिटरिंग रिस्टबैंड के माध्यम से पता चला कि बच्चे सुरक्षित रूप से स्थिर हैं, पूरी तरह से उलझ गए। केवल 2 लोग अप्रत्याशित रूप से मरे, यानी कि ये विकिरण के कारण नहीं हुआ। क्ला ने नक्शे पर 20 रंग घाटी से दूरी मापी। अभी 20 मील की यात्रा बाकी है, लेकिन तभी छोटा बे और ऑन बहन एक समूह के साथ आ पहुंचे। ये स्पष्ट है कि शाओबेई यहाँ का बच्चों का नेता बन गया है। केला ने सभी को बताया कि हमें जल्द से जल्द 20 रंग पहाड़ी तक पहुंचना होगा, क्योंकि केवल वहीं भोजन की आपूर्ति है। लेकिन छोटा भाई एक चालाकी की सोचता है। वह चाहता है कि क्लारा लोगों को रास्ता दिखाने के लिए ले जाए। इस समय छोटा है क्लारा के समर्थन में खड़ा होता है, लेकिन उसे कड़ी पिटाई मिलती है। सौभाग्य से फिन समय पर उन्हें रोक देता है। अंत में कर्नल और 4 सदस्यों ने मिलकर एक 5 सदस्यीय अग्रिम दल बनाया और वे विसे माउंट की रोमांचक यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में सभी लोग बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। सबका मूड बहुत अच्छा था। केवल क्लारा चिंता में थे, क्योंकि पूरे रास्ते में उन्होंने एक भी जानवर नहीं देखा था। उन्हें चिंता थी कि शायद विकिरण ने सभी जानवरों को समाप्त कर दिया हो और इसके कारण वे मारे जा सकते हैं। इस समय क्ला अचानक नीचे झुक गया और सभी को चुप रहने का इशारा किया। असल में थोड़ी दूर पर एक छोटा हिरण भोजन की तलाश कर रहा था। पहली बार धरती के जीवों को देखकर कुछ लोग बहुत ही उत्साहित हुए, लेकिन अगले ही पल स्पष्ट रूप से पृथ्वी की विकिरण ने उनके रूपांतरण का कारण बना दिया है। उसी समय आर्क परिषद के न्यायाधीश, जो कि छोटे काले के पिता हैं, निर्वासन योजना के कारण अभिभावकों के हमले का शिकार होकर बेहोश हो गए। अग्रणी दल 20 नामक पहाड़ की ओर आगे बढ़ते रहे। थोड़ी ही देर में वे कुछ लोग एक छोटी नदी के सामने आ गए। हालांकि क्ला ने उन्हें पानी में न उतरने की चेतावनी दी, पर जिद्दी छोटाओ अभी भी जल्दी से पानी में कूद गया। छोटेओ को सुरक्षित पानी में देखकर हर कोई भी अपने कपड़े उतारने लगा। केवल छोटेज ने नदी में उठती लहरों को देखा। उसने तुरंत छोटेओ को किनारे पर आने की चेतावनी दी, लेकिन छोटेओ की प्रतिक्रिया करने से पहले ही एक बड़ी मछली ने उसके अंदर खींच लिया गया। छोटा और संघर्ष करने पर भी कोई असर नहीं हुआ। किनारे पर खड़े लोग भी भ्रमित थे। अचानक क्ला को एक उपाय सूझा। सबने मिलकर एक बड़ा पत्थर पानी में धकेला। बड़ी मछली डर गई और तभी उसने छोड़ दिया, और छोटे जिया ने तुरंत नदी में छलांग लगाई और घायल छोटे आओ को किनारे पर खींच लिया। रात के समय शिविर में बच्चों ने छोटे बे के उकसाने पर जीवन निगरानी कंगन उतार लिए। छोटे बैग ने आगे बढ़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे सबका विरोध झेलना पड़ा। यहाँ कोई नुकसान नहीं है, हम जब चाहें जो चाहें करते हैं। उसी समय आर्क जहाज ने भी असामान्यता देखी। बच्चे एक के बाद एक खो गया। जीवन के संकेत। उन्होंने महसूस किया कि कुछ असामान्य है, लेकिन यह नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हुआ। और छोटे बे का उद्देश्य यह है कि वह आर्क को यह गलतफहमी हो कि वे विकिरण के कारण मरे, ताकि वे यहाँ अपनी मर्जी से कुछ भी कर सके। एबी ने न्यायाधीश की जान बचाने के लिए ओवरडोज दवा का इस्तेमाल किया, इसलिए उसे आर्क पुलिस द्वारा सार्वजनिक टेप आर्क के निर्धारित आपराधिक कानून के अनुसार एबी को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। लेकिन ठीक इसी समय न्यायाधीश समय पर जाग गया और इस त्रासदी को रोक दिया। देर रात क्ला जंगल में धीरे धीरे जाग गई। वह अपने सामने की हर चीज से दंग रह गई। यहाँ तक कि विकिरण के बाद की धरती भी अभी भी इतनी ही मोहक है। इनने उसके लिए मीठा नदी का पानी लाया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कान जिसे धीरे धीरे अच्छी समझ विकसित हुई। फिर दोनों ने पास में 1-2 पैरों वाले जीव के पैरों के निशान देखे, लेकिन उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा और इसे सिर्फ बंदर जैसी कोई जानवर समझा। उधर जब छोटा काला सो रहा था, छोटा बे ने उसे बंदूक दिखाकर धमकाया और उसे निर्जन क्षेत्र में ले गया। उसे मजबूर किया कि वह कलाई बैंड उतारे। जब छोटा काला किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं हुआ, तो उसने अपने आदमियों को छोटे काले को पकड़कर कलाई बैंड जबरदस्ती उतारने का आदेश दिया। अगले दिन फिन एक लंबी बेल की मदद से नदी के उस पार जाने का इरादा करता है, लेकिन इसी समय छोटा जिया छोटा ओवन के सामने अपनी क्षमता दिखाना चाहता था, इसलिए उसने खुद आगे बढ़कर पहल करने की जिद की। फेन ने खुशी से अवसर छोटा जिया को दे दिया।
वाह! लेकिन जब उसने विसेर पर्वत का बोर्ड उठाया तो जंगल से एक लंबा भाला उड़कर निकला और छोटे जिया के सीने में सटीक निशाना बनाया। कुछ लोग ये देखकर तेजी से जंगल में दौड़ पड़े। इसी समय शिया जमीन पर पड़ी हड्डियों से ठोकर खाकर गिर गई। लगता है पृथ्वी पर अब भी कुछ रहस्यमय प्रजातियां मौजूद हैं। इस समय दूर से छोटा जिया की चीख सुनाई दी। सबने देखा कि वह अभी जीवित है और तुरंत लौट आए, लेकिन पाया कि छोटा जिया का कोई अता पता नहीं था। ये स्पष्ट था कि उसे कोई ले गया है। क्ला और उनके साथी शिविर में लौट आए और उन्होंने अपना अनुभव अन्य लोगों को बताया, लेकिन शौबे ने इसके लिए कुछ खास ध्यान नहीं दिया। हम आपकी सोच से अधिक मजबूत हैं। हम अपनी देखभाल कर सकते हैं। वह आपके हाथ पर कलाई बंद है। यह आपको कैदी बनाता है। हम अब कैदी नहीं हैं। आप योद्धा हैं, जीवित बचे हैं। ग्राउंडर्स को हमारी चिंता करनी चाहिए। अगले दिन क्रा और छोटा काला मिलकर छोटे जिया को बचाने का इरादा करते हैं। छोटा भाई और मर्फी भी उनके पीछे पीछे जाते हैं और बाकी लोग कैंप में दीवार बनाने की जिम्मेदारी निभाते हैं। रास्ते में छोटा भी लगातार क्ला को याद दिलाता रहा कि छोटा जिया निश्चित रूप से पहले ही मर चुका है। आप हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ तक कि क्ला को कंगन उतारने की धमकी भी दी। कुछ लोग जब गतिरोध में थे तभी फिन आ गया और इसने तब जाकर विवाद को हल किया। लोगों ने खून के निशान का पीछा करते हुए छोटे जिया को ढूंढ लिया। अब आगे से अभी भी जीवित है। छोटा जिया नंगे शरीर के साथ एक बड़े पेड़ से बंधा हुआ था। क्ला को बचाने की जल्दी थी, जिससे वह लगभग जाल में गिर ही गई। सौभाग्य से छोटे भाई ने तेजी से प्रतिक्रिया की और समय पर क्ला को रोक लिया। उसी समय एक काला तेंदुआ अचानक जंगल से निकल आया। खतरनाक स्थिति में छोटा काला जल्दी से बंदूक निकालकर काले तेंदुए को मार देता है। आज रात के भोजन का भी इंतजाम हो गया। आर्क शिप पर स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। उन्हें पृथ्वी की स्थिति के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हायनन ने 2 सांसदों के साथ मिलकर जनसंख्या को कम करके अधिक समय तक जीवित रहने का समय प्राप्त करना। न्यायाधीश के दिल में बहुत उलझन थी और उन्होंने त्यागपत्र का चुनाव किया। अभी ने 10 दिन का समय पाने के लिए कड़ी मेहनत की। उसे इन 10 दिनों में यह साबित करना होगा कि पृथ्वी पर रहना संभव है, नहीं तो जनसंख्या कम करने की योजना लागू की जाएगी और 320 निर्दोष नागरिकों को निर्वासित कर दिया जाएगा। उसने मैकेनिक से 9 दिन के अंदर एक प्राचीन स्तर के इमरजेंसी पॉड को ठीक करने का अनुरोध किया। उसने तय किया कि वह खुद धरती पर जाएगी। मैकेनिक ने अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए एबी का अनुरोध स्वीकार कर लिया। उसकी केवल शर्त यह थी कि ठीक होने के बाद वह खुद उसे चलाएगी। रात का अंधेरा छाते ही क्ला का समूह छोटा जिया और लूट के सामान के साथ शिविर में लौट आया और छोटा बेई ने फिर से चालबाजी शुरू कर दी। अगर खाना चाहिए तो हाथ से कंगन निकाल कर देना होगा। जीवित रहने के लिए अधिक से अधिक बच्चे अपने हाथ से कंगन उतारकर खाना हासिल करने का विकल्प चुनने लगे। उसी समय छोटे बे ने अपनी बहन के साथ प्रेम कर रहे छोटे हो को पकड़ लिया और सजा के तौर पर उसे पेड़ से लटका दिया। वे यह नहीं जानते थे कि यह सब कुछ एक नकाबपोश व्यक्ति की नजरों के सामने हो रहा था। छोटे जिया का घाव और गंभीर होता जा रहा है। वह लगातार बेहोशी की हालत में है। केला ने अनायास खोजा कि पृथ्वीवासियों ने जो चीज शाओ जिया के सीने पर लगाई थी उसमें एंटीबायोटिक का गुण था। जैसा कि छोटे काले को पता है, ये एक प्रकार की समुद्री शैवाल है जो धीमे बहाव वाले स्थानों पर उगती है। छोटे जिया के इलाज के लिए तीनों फिर से जंगल में समुद्री शैवाल की तलाश में गए। रास्ते में फिन ने देखा कि एक कार जमीन में दबी हुई है। यह कार कम से कम 100 साल से यहाँ दबी हुई है। अभी वे इसे ठीक से देख भी नहीं पाए थे कि क्ला ने उन्हें जल्दी चलने को कहा। छोटा वे जंगल में शिकार करने गया था, जहाँ उसकी मुलाकात शार्लोट नाम की एक छोटी लड़की से हुई। उसने कहा कि वह छोटे जिया की आहों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए छुपकर उनके पीछे पीछे भाग आई। छोटे वे ने एक छोटा चाकू दिया, जिससे वह भी शिकार दल में शामिल हो गई। क्ला और उसके साथी नदी के किनारे पहुंचे और वाकई यहाँ पर बहुत सारी सीवीड है। लेकिन ठीक उसी समय एक अचानक शंख ध्वनि आई और फिर हजारों पक्षी उनकी ओर उड़ने लगे। जब वे इसके बारे में हैरान हो रहे थे तो फिर से एक बार बिगुल की आवाज गूंज उठी और उनके सामने एक विशाल विशैली धूल भरी आंधी दिखाई दी जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। तीनों ने दौड़ लगा दी और उनके पास जहर का धुआं पहुंचने के एक क्षण पहले वे उस पुरानी गाड़ी में घुस गए और इस तरह से बच गए। उसी समय शावे और उनकी टीम भी जहरीली गैस के हमले का सामना कर रहे थे। छोटे बे ने शार्लोट को पकड़कर गुफा में छुपा दिया, जिससे वे बच गए। लेकिन सबसे पीछे दौड़ रहे छोटे हुआ की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसकी चिल्लाहट जल्द ही ठंडी हवा में डूब गई। गुफा में नींद में सोई हुई शार्लेट अचानक बुरे सपने से चौंक कर उठ गई। शावे ने उसे कहा, जब तुम डरे हुए हो तो मैंने जो चाकू तुम्हें दिया है उसे कस के पकड़ लेना। तब अपने मन के राक्षस को मार डालो और तुम चैन से सो सकोगे। केला और उसके साथी 3 लोग फेची की कार में छिपकर शरण ले रहे थे। इस समय फैन ने गाड़ी में एक बोतल शराब निकाली। 100 साल पुरानी शराब वाकई सिर पर चढ़ गई। शराब के हल्के नशे में क्ला को फिर से पुरानी बातें याद आ गईं। 1 साल पहले क्ला के पिता ने सबसे पहले ऑक्सीजन संकट का पता लगाया। वह सबको सच्चाई बताने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सांसद होने के नाते उसकी मां ने सख्ती से विरोध किया। उसने सोचा कि ऐसा करने से दहशत फैलेगी और निर्वासन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पिता हमेशा अपनी बात पर अड़े रहे। इसे जानो और क्ला ने संयोग से इस बात को सुना। वह अपने पिता के बारे में बहुत चिंतित हो गया, इसलिए उसने अपनी चिंता छोटे काले को बताई और उसे कहा कि वह तो इसी ना इस बात का रहस्य रखना आवश्यक है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्ला बेबस देखता रह गया जब गार्ड उसके अंदर घुस आए। घर में अपनी आंखों से पिता को अंतरिक्ष में निर्वासित होते देखा। शौकी शर्मिंदा होकर बोला, मैंने एक गलती की क्लार्क। इतना अच्छा नहीं पता है। मुझे यकीन है तुम पापा के पास भागने का इंतजार नहीं कर सकते। उन्हें सब कुछ बता दो, लेकिन तुम मुझसे क्या कहने के लिए चाहते हो? मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इस सरता है कि शौहे को कुछ परेशानी है। उसने शौसे शराब की बोतल छीन ली और चुपचाप पीने लगा। अगली सुबह गंदगी धीरे धीरे हट गई। तीनों गाड़ी से बाहर निकले। अचानक थोड़ी दूरी पर से एक आवाज आई, चीख की आवाज। दरअसल शार्लोट ने जो देखा वह एक पूरी तरह से सड़ रहे युवक थे, बेहद पीड़ित युवक जिन्होंने छोटे भाई से खुद को मार डालने की गुजारिश की।
छोटे काले ने छोटा चाकू निकालकर छोटे बे को दिया, लेकिन छोटे बे ने कभी हिम्मत नहीं जुटाई। इस समय क्लारा आईने के सामने आई। उसने श्याओ हो की ओर देखा और श्याओ बे की ओर से हिलाया, इशारा किया कि कोई बचाव नहीं है। फिर श्याओ बे के हाथ से चाकू ले लिया और उसकी मदद की। और दूर खड़ी शार्लोट ने भी यह दृश्य देखा। फिन को हमेशा से लगता था कि क्लारा और छोटे ब्लैक के बीच कुछ गलतफहमी हो सकती है। उसने उससे कहा, क्या तुम वास्तव में सोचती हो कि छोटे ब्लैक ने तुम्हारे पिता की रिपोर्ट की थी? क्या वह इस बात को जानने वाला अकेला व्यक्ति था? क्लारा यह सुनकर तत्काल चौंक गई। इसके बाद क्लारा ने शाओ हे को ढूंढा और उससे सच बताने के लिए कहा। केला को भी शायद यह अंदेशा हो गया था कि संभवतः उसकी मां ने ही पिताजी की शिकायत की थी। छोटा काला लंबे समय तक चुप रहने के बाद धीरे से बोला, मुझे पता था मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। मैं चाहता था मेरा बचाव करने के लिए, तो आपने मुझे नफरत करने दिया। मेरे दोस्त। क्ला का मनोविरोध अंततः समाप्त हो गया। दोनों ने पुरानी बातों को भुलाकर फिर से दोस्ती कर ली। छोटे जी ने समुद्री सवाल लिया, जल्दी ही असर हुआ, वह भी जाग गया। सब कुछ अच्छे दिशा में बढ़ रहा है। शार्लोट ने छोटे काले के पास जाकर कहा, मुझे लगता है कि मैंने बुरे सपने को खत्म करने का तरीका खोज लिया है। माफ करना, वही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। दरअसल शार्लोट के माता पिता ने आर्क के कानूनों का उल्लंघन किया, इसलिए उन्हें छोटे काले के पिता ने अंतरिक्ष में निर्वासित कर दिया। और हर बार जब वह छोटे काले को देखती तो उसे अपने पिता याद आते थे। क्लारा छोटे काले की कब्र के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सभी लोग सोचते थे कि छोटे काले को धरती वालों ने मारा है, लेकिन ये सब शार्लोट ने किया था। जब केला को पता चला कि उसकी मां ने ही उसके पिता की शिकायत की थी, तो वह चाहती थी कि उसकी मां भी दिल दुखने का दर्द महसूस करे। उसने कंगन उतारने का निर्णय लिया और सोचा कि इसका उपयोग छोटे या को करना चाहिए। हाथ का कंगन आग से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। एडवी ने देखा कि बेटी की स्क्रीन काली हो गई और वह एक समय के लिए असमंजस में पड़ गई। वह तुरंत मैकेनिक रैली के पास गई और उसे बचाव कैप्सूल की मरम्मत की गति बढ़ाने के लिए कहा। रैली ने उसे बताया कि अगर वो एक दबाव नियामक ला सके तो आज ही लोग बचाव कैप्सूल की मरम्मत कर सकते हैं। दूसरी ओर छोटा ओवन लेकर जिया जंगल में टहल रहा था, परंतु अनजाने में उसने शाव है कि वे दो टूटे हुए उंगलियां खोज ली और वहां की धारदार वस्तु लैंडिंग पॉड के मेटल से बनाई गई थी। इसका मतलब यह भी है कि शाओही को मारने वाला धरतीवासी नहीं था, बल्कि बैजी का एक सदस्य था। और चाकू पर इत्तेफाक से मर्फी का नाम खुदा हुआ था। क्रा ने गुस्से में आकर मर्फी से जवाब मांगने के लिए दौड़ लगा दी, पर मर्फी का चेहरा भी उलझन से भरा हुआ था। वह लगातार इनकार करता रहा कि उसने खुद छोटा ब्लैक को मारा, लेकिन सबूत सामने था। यहाँ तक कि छोटा बेबी उसे हत्यारा मानता था। उसके सामान्य खराब व्यवहार के साथ उसने पहले ही सबको नाराज कर दिया था। सफेद लोगों ने कहा कि उसे सजा अवश्य मिले। मर्फी को जमीन पर लोगों ने पकड़ लिया और एक समय के लिए कैंप में अराजकता फैल गई। अंत में सफेद लोगों ने मोफेई को पेड़ पर लटका दिया और संकेत किया कि छोटे बे खुद कार्रवाई करे। छोटे बे ने सभी को जीतने के लिए अंततः मर्फी को गंभीर चोट पहुंचाने का फैसला किया। फिन भी इसी समय लौट आया। वह आगे बढ़कर रोकने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन लोग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। क्ला ने जल्दी से रस्सी काट दी और मर्फी को बचा लिया, जो कि कमजोर स्थिति में था। गलत आरोप झेल रहे मर्फी को बहुत गुस्सा आया और वह चाहता था कि शार्लोट को उचित सजा मिले, लेकिन उसके कुछ भाइयों को छोड़कर कोई भी नहीं चाहता था कि शार्लोट को सजा दी जाए। ये स्पष्ट रूप से उसके खिलाफ था, जिससे मर्फी और अधिक नाराज हो गया। और छोटा वे हमेशा से शार्लोट को अपनी बहन मानता था, वह कैसे उसे सजा दे सकता है। छोटे बे ने मर्फी को उसे माफ कर देने के लिए कहा। मर्फी ने साचर्य दिखाते हुए झूठा वादा किया। अचानक पीछे से हमला करके छोटे बे को एक डंडे से गिरा दिया। लेकिन जब वह तंबू में गया तो क्लार्क और फिन पहले ही शार्लोट के साथ जंगल में भाग चुके थे। फिन ने एक शरण स्थल खोज लिया। यहाँ पर भोजन की भरपूर मात्रा है, ठीक है, अफसोस ये सभी पहले से ही खराब हो चुका है। जब शार्लोट सो गई तो क्लार्क को उसे बचाने का अफसोस होने लगा। अगर वह मर्फी के साथ सामना न करता तो ये स्थिति नहीं आती। वे लोग सोचते थे कि पृथ्वी के लोग ही खतरा है, लेकिन वे आपस में ही एक दूसरे को मार रहे हैं। क्लार्क सोचता है कि अपराध किया है तो सजा मिलनी चाहिए, और उनकी बातचीत को भी शार्लोट ने सुन लिया। आधी रात को जब क्लारा जागी तो शार्लोट पहले ही चुपचाप यहाँ से जा चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ मर्फी और उसके साथी अभी भी उसकी खोज में थे। संभागे से छोटा बे पहले से ही शार्लोट को ढूंढ चुका था। वह अब और किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो छोटे बे के मना करने के बावजूद नहीं मारी, बट चिल्लाते हुए मर्फी का नाम पुकारती रही। सोबे उसे लेकर तेजी से दौड़ पड़ी और दूसरी ओर आग पर दबाव नियामक की कमी के कारण रेनर असमर्थ था। आगे कैप्सूल की मरम्मत करो। जीवन पर्यावरण का शीघ्रता से सामना करने के लिए एबी ने कानून का उल्लंघन करते हुए काली दीदी के साथ सौदा किया। सफलता प्रेशर रेगुलेटर प्राप्त कर ली, लेकिन केन पहले ही उनकी कार्रवाई को देख चुका था। 5 मिनट बाद वे यहाँ पहुंचेंगे। एबी ने कैन को रोकने के लिए खुद को बलिदान करने का निर्णय लिया। वह चाहती है कि ज़ैली अकेले पृथ्वी की ओर गया, जिससे उसने बाइजी को खोजने के बाद तुरंत सिग्नल वापस भेजा, नहीं तो जनसंख्या घटाने की योजना। क्लेयर को बता देना कि मैं उसके साथ हूँ। छोटा बे और शार्लेट को मर्फी और उनके साथी ने खाई के किनारे तक खदेड़ दिया। तभी क्लारा और फिन भी वहाँ पहुंच गए। केला ने सबको पहले सुझाव दिया, शांत हो जाओ, अच्छे से बात करो, लेकिन वो फे ने केला को पकड़ लिया। उसने उसे बंधक बना लिया और शार्लोट के बदले में उसे छोटी बे के साथ बदलने के लिए कहा। और इस समय शार्लेट ने खुद का निर्णय लिया। वह छलांग लगाकर खाई में कूद गई। मेयर ने अंदाजा लगाया कि परिणाम ऐसा होगा। शौबे तुरंत गुस्से में आ गया, एक घूंसे से मर्फी को गिरा दिया। नहीं, मत करो। सौभाग्य से क्ला ने समय रहते जाकर छोटे बे को रोक लिया, नहीं तो मर्फी को वहीं पर सबक मिल जाता। हम ये तय नहीं करते कि कौन जिएगा और कौन मरेगा, कम से कम यहाँ नीचे नहीं, लेकिन अगर हमें यहाँ जीवित रहना है तो हम बस अपनी मर्जी से नहीं जी सकते। हमें नियमों की जरूरत है। और उन नियमों को कौन बनाता है? हाँ, तुम? फिलहाल के लिए हम नियम बनाते हैं, ठीक है? मोफे को वे लोग जंगल में छोड़ गए, उसे खुद ही बचने के लिए। आर्क पर रेले ने जब दबाव नियामक लगाया तो पाया कि यह चीज वास्तव में खराब है। समय की तंगी के कारण रेली को एस्ट्रोनॉट सूट पहनकर जोखिम उठाना पड़ा।
कैन के उसे ढूंढने से पहले रेली ने एस्केप पॉड में बैठकर आर्क को छोड़ दिया। क्लार्क और उसकी टीम कैंप में वापस आने के बाद मर्फी के निर्वासन की बात का खुलासा किया। वे यहाँ के नियमों को फिर से बनाएंगे। मनमानी करने से वे खुद को नाश की ओर ले जाएंगे। इसी बीच छोटे का यहाँ संचार प्रयोग सफल नहीं हुआ, बल्कि सभी के हाथों की कलाई पट्टी जल गई। अगर रेली समय पर नहीं पहुंच सके तो आर्क जनसंख्या कटौती योजना को लागू करेगा। इस महिला ने 320 जानों को बचाने के लिए एक रोमांचक चुनौती को अंजाम दिया। लैली दबाव नियंत्रक के खराब होने की स्थिति में अपनी जान जोखिम में डालते हुए बचाव कैप्सूल में सवार होकर आर्क से निकल गए। बचाव कैप्सूल एक उल्कापिंड की तरह आकाश को चीरते हुए धरती की ओर बढ़ा। फिन और क्लार आकाश की ओर देखते हुए यह सोच रहे थे कि यह एक साधारण उल्कापिंड है और उन्होंने एक इच्छा मांगने की योजना बनाई। लेकिन तभी क्लार को कुछ अजीब लगा। ये कोई उल्कापिंड नहीं था, बल्कि एक जलती हुई बचाव कैप्सूल थी। फिन धरती पर आने के बाद क्लार्क के साथ उनके बीच प्रेम की चिंगारियां थी और उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि बचाव कैप्सूल में उसकी प्रेमिका ही है। शिविर में मौजूद बच्चों ने भी यह दृश्य देखा, लेकिन छोटे बे का मानना था कि अब बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने सबको सूचित किया कि सुबह होते ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन छोटे ओ का मानना था कि पास के धरतीवासी भी जरूर एस्केप पॉड देख चुके होंगे। अगर वे पहले पहुंचे तो नतीजे की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ दुर्घटनाग्रस्त हुए बचाव कैप्सूल के अंदर रेली बेहोश हो चुका है और छोटा बेबी बचाव कैप्सूल को खोजने के लिए चुपके से जाने की योजना बना रहा है। लेकिन तभी छोटा ओ एंड सो पीछे आ गया। इस समय शौबे ने एक और रहस्य बता दिया। असल में पहले जब न्यायाधीश पर हमला हुआ था, उसका अपराधी वही था। किसी ने उसके साथ सौदा किया था न्यायाधीश को मारने के लिए, और इसी कारण उसे सफेद योजना में शामिल होने का मौका मिला। यही वजह थी कि उसने सबको हाथ की कंगन उतारने के लिए उकसाया था। शवाओ उससे बहुत निराश था और अकेला ही कैंप छोड़ गया। जंगल में घूमते हुए शवाओ को ऐसा लगा कि उसने पृथ्वीवासियों की हलचल सुनी और भागते समय छोटा दुर्घटनावश पहाड़ की चोटी से गिर गया और तुरंत बेहोश हो गया। क्ला और फिन भी इस समय शिविर में वापस आ गए और उन्हें पता चला कि छोटा बे अकेले ही बचाव कैप्सूल की खोज में गया है। वे तुरंत पीछे लग गए, लेकिन छोटा बे पहले ही वहां पहुंच चुका था। उसने कैप्सूल में से वायरलेस निकालकर नदी में फेंक दिया।